आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी दिनों के बाद हम BA तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र पर बात करने जा रहे हैं। ये अलग है कि लंबे समय से क्लास नहीं चली और अब जो भी आपके शेष सिलेबस है उस पर एक एक करके बात होगी। तो हम अगर पीछे नज़र डालें तो भारतीय कला की क्या विशेषताएं थी, उसकी क्या प्रकृति है, उन सारे विषयों पर आपसे बात हो चुकी है। और आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पाषाण काल के बारे में बनता है कि पाषाण काल की कला की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, पाषाणकालीन कला की क्या विशेषताएं थी, और इसको हम और बेहतर से देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम भीमबेटका पंचमढ़ी की कलाओं पर चर्चा करते हुए उनके उपकरणों पर भी आपसे बात होगी। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का कला स्थापत्य है, या कह लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, उस पर बात होगी। आगे जब कला की बात आएगी तो कला के अंतर्गत स्थापत्य के बाद हम हड़प्पा के कला पर भी बात करेंगे। और विशेष तौर पर हम जब बात होगी तो कला के अन्य संदर्भों पर चर्चा करते हुए हम मूर्ति कला पर विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि हड़प्पाइयों की मूर्ति कला बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो मृण मूर्ति कला हो, धातु मूर्ति कला हो या प्रस्तर मूर्ति कला हो। और इसके अलावा अगर हम कला के संदर्भ में देखें तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में, चाहे वो स्थापत्य के संदर्भ में हो या मूर्ति कला के संदर्भ में बात की गई हो, हम सब मिलाकर के इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य के बारे में देखें या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में देखें तो निश्चित तौर पर यह नियोजन उनका बहुत ही महत्वपूर्ण था, और यही नहीं, समकालीन संस्कृतियों में श्रेष्ठ भी था। जैसे आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता कि नगर, हम योजना पर बात कर रहे हैं, नगर योजना पर। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नगर की विशेषताओं के संदर्भ में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के नगर की क्या विशेषताएं थी, हड़प्पा सभ्यता के नगर की क्या योजनाएं थी, या हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। तो जो भी प्रश्न है जिस टाइप के, उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें किन किन पहलुओं पर बात करनी है। जैसे अगर पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो वो नगर था, एक समतल भूमि पर बसाया गया था। किस पर बसाया गया था? समतल भूमि पर। वैसे भी देखा जाए, जैसे आप देखिए आजकल माघ मेले का आयोजन उसे होता ही है हर साल और हो भी रहा है। तो आप देख रहे हैं इस समय समतलीकरण का दौर चल रहा है लगातार, क्योंकि टेंट लगने हैं और जब व्यक्ति जहाँ रहता है, सोता है, तो उसे समतल भूमि की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख रहे हैं इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो नगर क्षेत्र था, जब पुरातत्ववेत्ताओं ने उसका उत्खनन कार्य किया तो देखा कि ये नगर समतल भूमि पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? समतल भूमि पर बना हुआ है। और आप देख रहे हैं जो ये नगर है, इसको सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। नगर का विभाजन दो भागों में
2 भागों में हुआ है। कितने भागों में है? 2 भागों में हुआ है। तो हम कैसे देख रहे हैं 2 भागों में? जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका समतल एरिया है और यहाँ हम देख रहे हैं कि नगर का निर्माण सामान्यतः कितने भागों में? 2 भागों में किया गया है। जो एक देखा जाए निचला नगर है, निचला नगर है, और एक दुर्ग क्षेत्र है। प्राय लोगों का मानना है कि ये आम आदमी, आम लोगों का निवास था, आम जन का निवास था और यहाँ पर खास लोग रहा करते थे, खास लोग रहा करते थे। जैसे कभी भी देखा जाए, जैसे आप देख रहे हैं प्रयागराज में ही तो कुछ इलाका है जहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसी प्रयागराज में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ आप प्रवेश करने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। वहाँ आम आदमी का आना और जाना संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक नगर के, जैसे आप देखा जाए बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र हैं, प्रशासनिक कार्यालय हैं, सैन्य एरिया हैं, सैनिकों के रिहायशी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको अनुमति ले करके जानी पड़ती है। तो ऐसे भी देखा जाए अगर इलाहाबाद का भी विभाजन करना हो, प्रयागराज का भी विभाजन करना हो, तो आप सामान्यतः उसे 2 भागों में करेंगे। एक ऐसा क्षेत्र है, अब बहाड़ा है, सलोरी है, आप देखा जाए कटरा है, आप दिन भर घूमते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कमोबेश आप देख रहे हैं हड़प्पाइयों का भी जो नगर था वो सामान्यतः 2 भागों में विभाजित था। एक निचला नगर था और एक दुर्ग क्षेत्र था जहां आम जन थे और यहां पर खास लोग निवास करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर की बनावट थी वो एक समतल भूमि पर बसाई गई थी और आप देख रहे हैं हड़प्पाइयों का नगर सामान्यतः 2 भागों में बटा हुआ था। अपवाद कहीं पर है जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे धौलावीरा के बारे में अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं कि धौलावीरा का विभाजन 2 भागों में ना हो करके कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में। वहाँ पर एक मध्य क्षेत्र भी है, मध्य क्षेत्र भी है। तो 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो बसाव था वो समतल भूमि था और यहाँ का जो नगर का निर्माण हुआ था उस नगर को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया था। तीसरा पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट भी आप देखिए, सुरक्षा के निमित्त, सुरक्षा के निमित्त आप कहिए, सुरक्षा कह लीजिए, या बाढ़ से बचने के लिए चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया था। सुरक्षा आप देख रहे हैं दीवार का निर्माण कराया गया था। सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया था, जैसे मतलब कहा जाए कि एक बाउंड्री वाल था। आज भी देखा जाए शहरों में, या कहा जाए कि अपने घरों को सुरक्षा के निमित्त चारों तरफ से, एक तरफ तो घर ही बना होता है और आगे के भाग को बाउंड्री करा दी जाती है। तो ऐसे बाउंड्री वाल हमें हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं हड़प्पाई के बारे में 3 बातें हैं। हम बार बार विशेषता की बात कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से आगे बात भी होगी, लेकिन ये आपका पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे आपने शुरुआती दौर में बात किया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अचानक हमें बात नहीं करनी है,
उसकी एक भूमिका बनानी है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व है, इसकी समयावधि क्या है और यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है और उस विशेषताओं में आपका नगर और स्थापत्य का क्या महत्व है। तो ये एक क्या है, प्रस्तुतिकरण हो गया। और उसके बाद आप देख रही हैं कि उसके नगर की विशेषता को बतलाते हुए आप एक एक पैराग्राफ में अब आप आगे लिखना स्टार्ट करिए। जैसे पहला पैराग्राफ के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यह एक कैसे समतल भूमि पर बसी हुई है और यहाँ के नगरों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। आगे आप देख रहे हैं कि सुरक्षा और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा दीवार का भी निर्माण किया गया है। और वो सुरक्षा दीवार की खास बात यह है कि कहीं कहीं पर हमें दुर्ग और निचला नगर दोनों सुरक्षा दीवार से घिरे दिखाई पड़ते हैं। कहीं पर देख रहे हैं कि दुर्ग क्षेत्र घिरा है, नगर क्षेत्र नहीं घिरा हुआ है। कहीं पर देख रहे हैं कि दुर्ग और नगर दोनों को अलग अलग सुरक्षा वाल से घेरा गया है, तो कहीं देख रहे हैं कि दुर्ग और नगर को दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। तो ये हर स्थान के बारे में, चाहे हम हड़प्पा के बारे में देखेंगे, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, बनावली, धौलावीरा, तो उनके बारे में भी बात होगी। अगर हो सकेगा तो कुछ स्थलों का उल्लेख इस संदर्भ में आपको कर देना है कि अमुख स्थल की जो सुरक्षा दीवार है वो उसकी क्या प्रकृति है। ठीक, क्योंकि हड़प्पाई हमने बताया कि बहुत ही उपयोगी और समझदार थे। कमोबेश अगर देखा जाए तो हड़प्पाइयों का जो नगर था वो आज के नगर के विकास में निवेश प्रदान कर रहा है, योगदान दे रहा है और उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। तो आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में, और नगर नियोजन में सुरक्षा दीवार की भी बात हुई। सुरक्षा दीवार के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हड़प्पाइयों की सड़कों के बारे में। हड़प्पाइयों की जो सड़कें हैं अगर देखा जाए, सड़क, हड़प्पाइयों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पाइयों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और आप देख रहे हैं अगर एक चेसनुमा आकृति ये बनाती थी। लेकिन हड़प्पाइयों की जो सड़कें थी वो पक्की नहीं बनी हुई थी। कालीबंगा लोथल में, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में सड़कों को पक्की करने का प्रयास किया गया है, उसका प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन सड़कें पक्की नहीं थी। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे की परीक्षाओं में हो सकता है इससे जुड़े हुए प्रश्न कभी पूछे जाएं। क्योंकि हड़प्पा नगर है, आपको लगेगा जैसे आज के नगर की भांति जैसे सड़कें पक्की हुआ करती हैं वैसे हड़प्पाइयों की सड़कें भी पक्की हुआ करती रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सड़कें जो थी ये मिट्टी की बनाई गई हुई थी। और आप देखिए आज से कुछ समय पहले अगर आप गांव वगैरह में देखें तो इंटरलॉकिंग या ईंट के खड़िंजे का कोई प्रावधान नहीं था, कच्ची सड़कें ही हुआ करती थी, लेकिन वो लीक हुआ करती थी एकदम। आते जाते उस रास्ते की जितनी घास फूस थी एकदम साफ हुआ करती थी। बीच में घास फूस तो हो जाती थी लेकिन अगल बगल एकदम साफ हुआ करती थी। लोग उसी को पकड़ करके अंधेरी रात में भी अपने घर पहुंच जाते थे। उन्हें स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लीक का अपना एक महत्व होता था। और अगर चांदनी है, रोशनी है तो फिर बात ही कुछ और हुआ करती थी। लोग ऐसे ही आते जाते थे, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। और यही नहीं, गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी आ जाती थी और चाहे वो बरसात हो, चाहे आप ठंडी हो या कभी भी किसी समय हो तो लोग उसी मार्ग से आया और जाया करते थे। पक्की ईंटें और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था तो अभी कुछ समय पहले आप देख रहे हैं हर गांव में देखने को मिल रही है। अब तो पक्की सड़कें गांव-गांव तक पहुंच गई हैं, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पाइयों की जो सड़कें थी वो कच्ची थी, पक्की ईंट की नहीं बनी हुई थी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सड़क के बारे में। दूसरा क्या है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आज देख रहे हैं
हम सड़कों को समकोण पर काटने की बात भी कर रहे हैं। हमारी जो भी योजनाएं होती हैं हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे जो प्लानिंग हो ठीक कमोबेश इसी प्रकार से हो। वरना आप पहले की व्यवस्था में आप देख लीजिए, पहले की सड़कें ना समकोण पर तो छोड़ दीजिए, अगर आप थोड़ा भी भूल कर गए तो आप किसी के घर में जाकर टकरा जाएंगे या उसके घर में चले जाएंगे, या पूरी तरह से गाड़ी भी लेकर के आप उन सड़कों एवं गलियों के माध्यम से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये कुछ समय पहले की बात है, लेकिन अपनी अपनी एक विशेषता है उसकी। जैसे आप प्रारंभिक दौर में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसी शहर में आप ले लीजिए, चौक में चले जाइए तो वहाँ की देखिए सड़कें और गलियाँ आपको अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगी, जो सल्तनत काल मुगल काल के संदर्भ में होंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आ रहा है तो दूसरे व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है कि वो गुजर जाए तो हम जाएं, गाड़ी उड़ी तो बात की बात है। वहीं देखें अंग्रेज़ों के समय में आए तो आप देख रहे हैं सिविल लाइन्स एरिया बढ़िया डेवलप हो गया। जहाँ वो रहते थे तो सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, उनके टहलने के लिए कंपनी बाग हुआ करता था, पूजा पाठ के लिए गिरजाघर हुआ करता था, मनोरंजन के लिए सिनेमा घर हुआ करता था। तो ये आप देख रहे हैं स्पष्ट तरीके से आपको सिविल लाइन्स में देखने को मिलेगा। ये उनका अपना कल्चर था। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, वो उसके मूल तत्व तो हमें हड़प्पा सभ्यता की जड़ों में दिखाई पड़ते हैं। और कहीं न कहीं हम ही छोड़ दीजिए, अंग्रेजों ने भी कहीं न कहीं इस चीज़ को सीखा, समझा और उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया। क्योंकि इसलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का जो नगर की प्रमुख विशेषताएं हैं वह केवल भारत के संदर्भ में नहीं, उसके समकालीन जितनी संस्कृतियाँ थी उसमें श्रेष्ठ थी। और लोगों ने यहाँ पर आवागमन रहा लोगों का, लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को देखा, समझा और समझने के बाद आप देख रहे हैं भारत ही छोड़ दीजिए, देश के कोने कोने में उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सड़क के बाद अगर आप देखें हम नालियाँ या नाली कर दीजिए। देखिए हड़प्पाई सुरक्षा अगर देखें हम हड़प्पाई सुरक्षा हम पहले ही बताए स्वास्थ्य साफ सफाई के प्रति बहुत जागरूक थे। और हड़प्पाइयों की जो नाली थी वो ईंट, चूने तथा जिप्सम से बनाई जाती थी। और इनकी जो नालियाँ थी आप देखिए नगर में जाने के लिए छोटी नाली आप देख रहे हैं उधर से बड़े नाले में, और बड़ा नाला उससे भी बड़े आकार में बाहर निकल जाता था। तो इस तरीके से इनका जल निकासी थी, जल निकासी की व्यवस्था थी। और ख़ास बात यह थी कि इसे पत्थरों से ढका गया था, ईंटों से ढका गया था, यानी हड़प्पाइयों की नालियाँ खुली नहीं थी, वो ईंटों से कैसी थी, ढकी हुई थी। और साफ सफाई के निमित्त आप देखिए बीच बीच में गड्ढे बनाए गए थे, मोखे बनाए गए थे, और उन मोखों की लगातार सफाई की जाती थी ताकि नालियाँ हमेशा क्या रहें, साफ रहें। आज भले से हम विकास कर रहे हैं, विकास के रास्ते पर तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी नालियाँ क्या हैं, खुली हुई हैं, साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है। बरसात हो जाती है तो कभी आप देखते हैं कि हम सड़क में चलते हैं और कभी नाली पर चलते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे स्वास्थ्य जनित समस्याएं तो उत्पन्न होती ही हैं, नालियाँ खुली हैं तो विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, मक्खियाँ हैं जो नाली में बैठ रही हैं, आपके खाने पीने की सामग्री में भी बैठ रही हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक्सीडेंटल टाइप की समस्याएं भी लगातार होती रहती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो साफ सफाई का इंतजाम ना होने पर इसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन हड़प्पाइयों में एक खास बात थी कि उनकी नालियाँ ईंटें, चूने तथा जिप्सम से मिलकर के बनाई गई थी, नालियाँ ढकी हुई थी, साफ़ सफाई के लिए बीच बीच में मोखे बनाए गए थे, होल थे, गड्ढे थे जिनमें कूड़ा करकट आके फंस जाता था, निकाल करके साफ कर देते थे।
और इस तरह से जब वो करते थे तो इस बात का पता चला कि हड़प्पाई कहीं न कहीं सफाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति बहुत सचेत थे। और यह लक्षण हमें इनकी नालियों को देखने पर पता चलता है कि वास्तव में ये सीवर सिस्टम देख रहे हैं कि इनके यहाँ सीवर बड़ी बड़ी नालियाँ कैसे नालियाँ जाकर के कहाँ पर नाले में मिलती थी। और कमोबेश कहा जाए कि बहुत लंबे समय पहले ही भारत में सीवर सिस्टम डेवलप हो गया था और वो उससे भी बड़े नाले में मिल करके बाहर गंदा पानी निकल जाता था। तो हम देख रहे हैं इनकी नालियाँ। आगे अगर देखें हम नाली के अलावा हम भवन की बात करें, किसकी बात करें? भवन। अगर हम भवन के बारे में देखें तो हड़प्पाई बड़े उपयोगितावादी थे और फिर हमने कहा कि स्वास्थ्य का वो विशेष ध्यान रखते थे। सीढ़ियों के आधार पर हम देखते हैं कि हड़प्पाइयों के जो भवन हैं वो 1 मंजिला, 2 मंजिला या बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी। इनके उपयोगिता के आधार पर इनके भवन में 3 से 4 कमरे, आंगन, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय और कुछ जगह जल के लिए हर घर में हमें कुएं भी दिखाई पड़ते हैं। यानी इनके घरों में प्रकाश की उत्तम व्यवस्था थी। और आप जानते हैं कि अगर जिस घर में प्रकाश, हवा अगर आती है तो वहाँ पर अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया का समापन स्वतः हो जाता है। और इनके अभाव में अगर है तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो हमने कहा हड़प्पाई स्वास्थ्य सफाई के प्रति बहुत जागरूक थे और यह जागरूकता उनके भवनों में भी देखने को मिलती है। और इनके भवन बहुत ही उपयोगितावादी थे। और साथ में क्या है कि शौचालय की जो व्यवस्था थी वो एकदम घर गेट के पास हुआ करती थी ताकि गंदा पानी सीधे नाली में, नाली से नाले में और होता हुआ वो बाहर निकल जाए। आज के समय में हम विकास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अटैच लैट्रिन बाथरूम या कहा जाए शौचालय या स्नानागार का प्रावधान है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें घर के हर किनारे से होकर के गुजरती हैं, जो हो सकता है थोड़ा बहुत आज के समय के लिए बहुत सरल हो, सुलभ हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना ठीक नहीं है। लेकिन हड़प्पाई इतना विकसित होने के बावजूद भी इस बात का ध्यान रखते थे। तो हम देख रहे हैं उनके भवनों के संदर्भ में। भवन की बात कर रहे हैं तो कुछ खास भवन होंगे, हम उन पर भी आपसे बात करेंगे और विशेष तौर पर बात होगी अन्य इमारतों के बारे में भी, अन्नागार के बारे में। अन्नागार हमने बात करेंगे। हड़प्पाई अनाज उगाते ज़रूर थे, लेकिन उससे ज़्यादा उसके रख रखाव पर भी ध्यान देते थे। और जब कभी अनाज बर्बाद नहीं होता है और जब कमी होती है तो हम अगर उसको निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। जब उसी सुरक्षा के निमित्त जो भवन बनाया जाता था उसे अन्नागार, जहाँ पर अनाज उनका सुरक्षित रहता था, तो कमोबेश हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता था। तो अन्नागार के बारे में भी आपसे बात करेंगे। फिर बात होगी आपसे स्नानागार के बारे में, स्नानागार के बारे में आपसे बात होगी, सभा भवन के बारे में, पुरोहित निवास के बारे में, पुरोहित निवास के बारे में बात होगी, विद्यालय के बारे में भी आपसे बात होगी, श्रमिक बस्ती के बारे में बात होगी, गोदी, वाड़ा, डाक यार्ड, बंदरगाह के बारे में आपसे बात होगी। इसके अलावा कुछ अन्य भवन या इमारत होंगे, उनके संदर्भ में भी आपसे बात की जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है
जिनको हम एक एक करके लिखेंगे तो बड़े आराम से 700 शब्द में हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। कुछ मैपिंग भी कर सकते हैं और इसका प्रस्तुतिकरण भी अच्छे से हम कर सकते हैं और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। उस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे ढंग से कहा जाए कि लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब भवनों की हम बात करेंगे तो अन्नागार, स्नानागार, उनके स्नानागार की क्या बनावट थी, सीढ़ियाँ कैसे थी, किस दिशा में थी, चेंजिंग रूम की क्या व्यवस्थाएं थी। अभी कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ लोग नहा करके खुले में वस्त्र बदला करते थे, लेकिन हड़प्पाई काफ़ी समझदार थे और वो स्नान करने के बाद देख रहे हैं किनारे पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था किए थे, जहाँ पर वो जा कर के वस्त्र भी बदलते थे। सभा भवन का कि हमने बताया कुछ महत्वपूर्ण अकेजन पर अगर स्नान होता था तो उसका क्या महत्व है उस पर चर्चा करने के लिए सभा भवन की बात की गई और ऐसा होना चाहिए। जीव परंपरा आज के समय में थोड़ा हमें बंद दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के कार्यक्रम से देखा जाए कि चाहे वो जैसा भी हो, लोगों को पता चलता है कि इसका क्या महत्व है, दिवाली का क्या महत्व है या पूर्णिमा का क्या महत्व है, होली का क्या महत्व है या अन्य जैसे त्यौहार आते हैं उनका क्या महत्व है, उसको समझाने के लिए देखा जाए सभा भवन। और जहाँ भवन में जो भी समझाते थे उनके निवास के लिए जो आवास था वो पुरोहित निवास। फिर विद्यालय, इस परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए देखा जाए विद्यालय का भी प्रावधान किया गया था। श्रमिक बस्ती के भी प्रमाण हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। गोदीवाड़ा आप देख रहे हैं, लोथल से आपको गोदीवाड़ा का प्रमाण प्राप्त हो रहा है और अन्य इमारतों के बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन का एक संक्षेप रूप है, ये हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। अब इसको एक दो दिन थोड़ा सा विस्तार रूप देना है और जब विस्तार देंगे तो आप देखेंगे कि सबका अपना महत्व, सबकी अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, सबके अपने अपने बनावट है। उस पर खास तरीके के ईंटें का लगाने का प्रावधान किया गया है, किससे उसकी जुड़ाई की गई है और देखा जाए वो किस दिशा में है, किस स्थल से हमें प्राप्त होता है, वो सारे बातें यहाँ से निकल कर के आएंगी। लेकिन जो एक आपका स्टार्टिंग हो, प्रस्तुतिकरण होना चाहिए और फिर उनकी एक एक करके विशेषताएं होनी चाहिए। और उन विशेषताओं में हम चाहे उसके समतलीकरण की बात करें, चाहे हम दुर्ग और निचला नगर की बात करें, सुरक्षा दीवाल की बात करें, या उसके अलावा अगर आप देखें तो उनके भवन की चर्चा करें। और भवन के अलावा आप देख रहे हैं भवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण भवन हैं, उन भवनों पर बात की जानी चाहिए। और उनके अलावा इन भवनों की चर्चा करते हुए हम निष्कर्ष पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? निष्कर्ष पर। और हड़प्पाइयों के स्थापत्य कला का हम मूल्यांकन करें, हम देखें कि वास्तव में क्या हड़प्पा सभ्यता की जो स्थापत्य था वो उपयोगितावादी था कि नहीं था। हम यह भी देखें कि हड़प्पा सभ्यता के क्या जो स्थापत्य थे वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, और अगर प्रासंगिकता है तो हमें वो कहाँ पर दिखाई पड़ती है या उसे मूर्त रूप दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उन सारे पहलुओं पर बात होगी। हमने कहा था शुरू में आपका होना चाहिए प्रस्तुतिकरण और फिर बाद में निष्कर्ष। तो चाहे आप अभी बीए की परीक्षा दे रहे हैं, बाद में प्रतियोगी परीक्षा देंगे, तो प्रतियोगी परीक्षा में तो आपके और भी शब्द कम हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को लिखना आपके लिए और आसान हो जाता है। लेकिन कम से कम बीए के लेवल पर आप इतना पढ़ लें कि आगे आपका यह पेपर है, आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर ही कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है यूपीएससी और पीसीएस में। तो वहाँ पर आपको मेहनत करने के बजाय और सारे विषय हैं, वहाँ पर आप मेहनत करें और आप शीघ्र सफल हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सारे पहलुओं पर आप एक एक करके बात करेंगे। और फिर हमने बताया था कि अगला टॉपिक भी हमारा महत्वपूर्ण है, वो हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला है। कौन सी कला है? मूर्ति कला है। पहले एक बार हम फ्रेमिंग करा लेते हैं, फिर अगर सीधे समय रहा तो आगे लिखाने पढ़ाने का भी काम चलता रहेगा। लेकिन अभी एक दिमाग में रखें कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। प्रकृति में भी यही बातें आएंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगर की क्या प्रकृति थी, उस पर भी इन्हीं सब जगह जगह देखा जाए जो बिंदु हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं आप। इनकी ऐसी ऐसी प्रकृति थी, विशेषताएं भी आप देख रहे हैं कि क्या विशेषताएं थी। और अभी जब हम मूर्ति कला भी पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता के कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी, सबको जोड़ करके आप लिख दीजिए।
तो अभी हम मूर्तिकला के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस ये है कि आप वीडियो देखें और अगर किसी प्रकार की असुविधा है तो आप कमेंट करें। लंबे समय के बाद मतलब वीडियो आया है, इसके लिए हम स्वयं क्षमा प्रार्थी हैं कि ये लंबे समय, लेकिन उम्मीद है कि अब वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक।